नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी फौज का एक सीक्रेट प्लान जिससे मटिया मेट हो जाएंगे इमरान। लेकिन उससे पहले देख लीजिए फटाफट खबरें। राजस्थान में प्रियंका गांधी की हुंकार, झुंझुनू में रैली कर केंद्र सरकार को घेरा। बोली, सिर्फ 2 उद्योगपतियों को सौंपे जा रहे हैं देश के हवाई अड्डे और बंदरगाह। प्रियंका गांधी ने कहा, देश चलाने वालों के पास विजन होना चाहिए, जनता के विकास के लिए काम होने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने मित्र के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा, खोखला है प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा। 35,000 महिलाओं से दुष्कर्म हुआ लेकिन प्रियंका की नजर नहीं पड़ी। झुंझुनू में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से देवनारायण मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डाले गए लिफाफे का जिक्र किया। बोली, मोदी के लिफाफे में सिर्फ 21 रुपए निकले थे। प्रियंका गांधी पर बीजेपी ने लगाया धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप। चुनाव आयोग पहुंचकर बीजेपी डेलीगेशन ने की प्रियंका की शिकायत। कांग्रेस डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग से मिले सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश समेत कई नेता। बीजेपी के खिलाफ सौंपे 8 ज्ञापन। राजस्थान में सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। महिलाओं को लुभाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा। मध्य प्रदेश में टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस में बढ़ा बवाल। बदले गए 4 प्रत्याशी। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट के उम्मीदवारों का टिकट कटा। प्रत्याशी बदलने पर शिवराज का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस को है हार का अंदाजा, इसीलिए बदले जा रहे हैं उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर विधानसभा से किया नामांकन। शिवराज का दावा, प्रहलाद पटेल रचेंगे इतिहास। राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत शुरू। जेडीयू के नेता नीरज कुमार बोले, कोर्ट के आदेश से बन रहे मंदिर का श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री। दशहरा भाषण में सीएम शिंदे का बयान। बोले, बाला साहेब कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये पार्टी हमास और लश्कर के साथ भी कर सकती है गठबंधन। सीएम शिंदे पर संजय राउत का पलटवार। बोले, शिंदे गुट खुद ही हमास है, शिंदे के दिमाग में बीजेपी ने भरा जहर। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने उद्धव ठाकरे को बताया जनरल डायर। कहा, इनकी लापरवाही की वजह से कोविड काल में लोग तड़प तड़प कर मरे। राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले में केंद्र सरकार की भूमिका पर फिर से उठाए सवाल। बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने हमले का राजनीतिक लाभ उठाया। और आइए द इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे का वक्त जब यह कार्यक्रम होना है प्राण प्रतिष्ठा का। राम मंदिर निर्माण समिति के लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं और पीएम ने समिति का न्योता स्वीकार कर लिया है। तो अभी की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम भी पहुंचने वाले हैं। 22 जनवरी की तारीख इसके लिए निर्धारित की गई है और वक्त मुकर्रर किया गया है दोपहर 12:30 बजे का। 12:30 बजे का वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति के लोग प्रधानमंत्री से खुद मिले थे, व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिले और प्रधानमंत्री ने उनके न्योते को स्वीकार कर लिया है। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता स्वीकार किया, यानी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी भी। मंदिर निर्माण समिति के लोगों ने उनसे संपर्क किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर सहमति जाहिर कर दी गई है। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। तो चंपत राय को आपने सुना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी इस भव्य और विहंगम कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। 22 जनवरी की तारीख उसके लिए निर्धारित की गई है दोपहर 12:30 बजे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, ये वो लम्हा, ये वो घड़ी जिसके लिए करोड़ों राम भक्तों ने न जाने कब से इंतजार किया था और आखिरकार वो वक्त आ गया और खुद प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं।
बिल्कुल अखिलेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है, बाकायदा ट्वीट किया है, ये लिखा है कि ये उनका सौभाग्य है कि साक्षी बनेंगे इस पवित्र अवसर के। 22 जनवरी का दिन तय हुआ है, मुहूर्त तय हो गया है 12:30 बजे का, और उनसे जो मिलने गए थे राम मंदिर जो राम मंदिर ट्रस्ट है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारी थे, उसमें चंपत राय भी थे जो महासचिव हैं, गोविंद गिरी महाराज थे जो कोषाध्यक्ष हैं, नृपेंद्र मिश्रा थे जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के बेहद ही करीबी हैं और इस पूरे निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। तो ये तय हो गया है और 15 जनवरी से ही ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अखिलेश, 15 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक कार्यक्रम होगा। इसको पूरी कोशिश है कि ऐसा भव्य बनाया जाए कि अपने आप में ऐतिहासिक, और इसीलिए देखिए हमने इसके पहले नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष हैं राम मंदिर निर्माण समिति, उनका हमने इंटरव्यू किया था और उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ये कहा था कि वो कोशिश ये भी रहेगी कि बाकायदा जो पूरी दुनिया में जो भारतीय दूतावास हैं वहां पर भी इसका लाइव प्रसारण किया जाए। तो योजना ये है कि देश और विदेश दोनों ही जगह से राम भक्तों को सीधा जोड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट करना ये बताता है कि इस महायोजना की जो आधिकारिक शुरुआत और पुष्टि है वो अब हो चुकी है। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए ये पूरा जो कार्यक्रम है राम मंदिर की अगर बात की जाए तो धार्मिक तो इसका एक पहलू है ही, आध्यात्मिक पहलू तो है ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी हमेशा चर्चा में रहा राम मंदिर। और अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रधानमंत्री रहेंगे वहां पर मौजूद तमाम मायने मतलब इसके भी। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां की फौज का एक सीक्रेट प्लान लीक हो गया। उस प्लान में इमरान खान का खेल खत्म करने और नवाज शरीफ के सिर पर ताज के मंसूबों का पता चला है। आखिर पाकिस्तानी फौज ने कभी अपने लाडले रहे इमरान खान को कैसे निपटाने का बंदोबस्त कर लिया, आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नवाज शरीफ के लिए आज एक भरपूर अदालती मसरूफियत का दिन रहा। नवाज शरीफ को 3 अहम मामलात में बगैर किसी परेशानी के रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है और बल्कि कहा जा रहा है कि 3 मुकदमात के अंदर उनको रिलीफ मिला है। तो यहाँ आपको बताएं कि वतन वापसी से पहले ही नवाज शरीफ को अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। बिगड़े काम बन रहे हैं, बंद रास्ते खुलने लगे हैं। नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए। करीब 4 साल बाद पाकिस्तान में कदम रखने वाले नवाज शरीफ के लिए कानूनी राहतों का पिटारा खुलने लगा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी की खातिर जो पटकथा तैयार की गई थी, उसके रुझान वहां के अदालती फैसलों में भी दिखने लगे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को 3 बड़े मामलों में राहत दी गई है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के 3 अलग अलग मामलों में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने नवाज शरीफ की 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया। हालांकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ फर्जी केस बनाए गए। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ 4 साल लंदन में रहने के बाद इसी महीने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस लौटे थे। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान की राजनीति को नेस्तनाबूद करने के बाद नवाज शरीफ और पाकिस्तान की फौज के बीच जो डील हुई थी, ये उसी का नतीजा है। लेकिन अब अदालती मुकदमों में उन्हें राहत देने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ की राह आसान कर दी है? क्या नवाज शरीफ का 4थी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है? क्या इमरान खान को ताउम्र जेल में डालने या फिर उनके लिए सजाए मौत की जमीन तैयार की जा रही है? ये समझने के लिए नवाज शरीफ की वापसी और उनके खिलाफ लंबित मुकदमों को निलंबित करने की टाइमिंग पर गौर करना भी जरूरी है। पाकिस्तान में 2024 में चुनाव प्रस्तावित हैं और पाकिस्तानी फौज से हुई डील के तहत ही चुनाव से कुछ महीने पहले नवाज शरीफ की वापसी कराई गई है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में इस समय साल 2018 वाला फ्लैशबैक चल रहा है
तब पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान को मोहरा बनाया था। नवाज शरीफ को 2017 में सत्ता से हटाया, 2018 में मुकदमों में फंसाकर जेल में डाला। नवाज शरीफ को 2019 में देश छोड़ना पड़ा। आर्मी ने 2018 में इमरान खान को पीएम बनवाया, फिर 2022 में इमरान खान की सरकार गिराई, उन्हें जेल में डलवाकर अयोग्य घोषित करवा दिया। अब नवाज शरीफ को लंदन से वापस बुला लिया और उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए गए। पहले नवाज शरीफ साहब के मसले तो नीचे हैं, हाई कोर्ट पे है, फिर एहतसाब अदालत में है। अब सुप्रीम कोर्ट तो हो सकता है बात ही ना जाए ये सारा मामला, तो अभी तक तो फिलहाल उनका जो रास्ता है वो गुलो गुलजार है, फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। 2018 में जो हुआ वो 2024 में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह 2018 का इलेक्शन जो है वो एक सिलेक्शन था, तो उसी तरह 2024 में भी एक सिलेक्शन ही होगी। लेकिन ये जो 2024 की सिलेक्शन है ये 2018 की सिलेक्शन से बहुत बुरी होगी, यानी कि पिछले भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पाकिस्तान में फौज के खेल को करीब से जानने वाले मान रहे हैं कि पाकिस्तान में अगले प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने जा रहा है। एक के बाद एक सभी मुकदमों में नवाज शरीफ को राहत मिलने के पॉलिटिकल मैसेज क्लियर हैं। ये राहदारी जमानती या जो कुछ भी होती है ये मिलती है मुल्जिमों को, मिल सकती है मुजरिम को नहीं। लेकिन ये बहरहाल जादू नगरी है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो जादू नगरी में सब कुछ हो सकता है, इसीलिए कभी पाकिस्तानी फौज के लाडले रहे पूर्व पीएम इमरान खान के भविष्य को लेकर अब कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो कि अभी जेल में है। 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ 150 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो इमरान खान के खिलाफ आरोप बेहद संगीन है। उस आरोप में इमरान खान को सजाए मौत या 14 साल की सजा भी हो सकती है। जिन इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने कभी नवाज शरीफ के खिलाफ मोहरा बनाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था, अब उन्हें पूरी तरह से मटियामेट करने की तैयारी है। इमरान खान साहब के साथ ये बहुत बड़ा मसला है कि माजी में उनको जब भी कोई ढील दी गई है ना, तो उस ढील का उन्होंने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया और नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मेरी नज़र में नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ना इस बार, उसका प्राइम फोकस जो सबसे ज़्यादा अपना एक पर्सनल प्राइम फोकस है वो मरियम नवाज की सियासत को बचाना है। और अगर आपने मरियम नवाज की सियासत को बचाना है तो फिर आप इमरान खान को खुला तो नहीं छोड़ेंगे। तो नवाज शरीफ को कुर्सी और इमरान खान को फांसी। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का गेम प्लान तो साफ नजर आ रहा है। वैसे 4 साल बाद मुल्क वापसी के बाद नवाज शरीफ ने जो भाषण दिया है उससे भी संदेश साफ है कि पाकिस्तान में आने वाले चुनाव में उनकी ताजपोशी तय है। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें, किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। गर्त में गई अर्थव्यवस्था, बुनियादी जरूरतों के लिए जूझती आवाम, दहशतगर्दों के धमाके और रंग बदलती राजनीति, इन तमाम हालात से नर्कलोक बने पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ सबसे पहले भारत से ताल्लुक बेहतर करे। ये कभी भी इंडिया से ताल्लुक खराब नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। अच्छा, इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करे, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पिच तैयार कर ली गई है। वक्त का खेल देखिए कि कभी नवाज शरीफ को जेल में डालने और अयोग्य घोषित करने पर ताली बजाने वाले इमरान खान अब न सिर्फ खुद सलाखों के पीछे हैं बल्कि उन पर एक गंभीर मामले में सजाए मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को मिल रही राहतों पर सवाल है तो अपने देश में सवाल भारत पर है। जी हां, सवाल भारत पर हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखने का फैसला हुआ है। इस फैसले पर फिर से सियासी तकरार शुरू हो गई। विपक्ष देश का नाम भारत लिखने पर सवाल उठा रहा है
और यह तर्क दे रहा है कि संविधान में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इंडिया नहीं, भारत। अपनी विरासत से जुड़ने की शुरुआत अब क्लासरूम से होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पहल एनसीईआरटी ने की है। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत शब्द लिखा जाएगा। इस प्रस्ताव को एनसीईआरटी के पैनल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस मंजूरी के बाद अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी की सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा और छापा जाएगा और यही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। देश का नाम इंडिया हो या भारत, इस पर चर्चा आजादी के बाद से ही होती रही है, लेकिन विवाद ने तूल पकड़ा सितंबर में हुई G20 बैठक के दौरान। G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति भवन की तरफ से डिनर के लिए जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया था, उसमें इंडिया की जगह भारत दर्ज था। इस कार्ड के सामने आने के बाद ही चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या सरकार देश का नाम बदलने की तैयारी में है। संसद का विशेष सत्र कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला था, इसी वजह से इन चर्चाओं ने तेजी पकड़ी, लेकिन ये तो इन चर्चाओं की एक शुरुआत भर थी। इस चर्चा के बीच G20 में शामिल भारतीय अधिकारियों के कार्ड पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आया और इसी बीच पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी का जो ब्रोशर सामने आया, उस ब्रोशर में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। यानी हाल के दिनों में सरकारी दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत को प्रमुखता देने की शुरुआत हुई है। इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों शब्द हमारे लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किए जो बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे। आक्रमण करने आए, उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर शासक बन के बैठ गए। ये उन लोगों के हमारे लिए हमारा नाम उन्होंने दिया हुआ है। हमारे खुद के लोग अपने लिए क्या नाम इस्तेमाल करते थे, वो था भारतवर्ष, भारत। संविधान सभा में दोनों नामों को ही स्वीकृति मिली और इसलिए उससे छेड़छाड़ नहीं किया गया कि हमारे ये बहुरंगी देश है, भारत निश्चित रूप से रहना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीति की बू आ रही है। अब इंडिया की जगह भारत के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का फैसला हुआ है। इस बदलाव के पीछे ठोस तर्क हैं। दरअसल देश का नाम इंडिया हो या भारत, इसे लेकर बहस संविधान सभा में भी हुई थी। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर वोटिंग तक करानी पड़ी थी। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. आम्बेडकर ने भारत के संविधान का जो पहला मसौदा पेश किया था, उसमें भारत नाम नहीं था। इस पर कुछ सदस्यों ने ऐतराज जताया था और इंडिया बनाम भारत की बहस तभी शुरू हो गई। 18 सितंबर 1949 को आम्बेडकर ने आर्टिकल 1 का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में देश के नाम का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत के तौर पर किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर के इस प्रस्ताव के बाद भी नाम पर विवाद नहीं थमा। तब संविधान सभा में मतदान कराया गया। भारत के पक्ष में 38 वोट पड़े, जबकि इंडिया दैट इज भारत के पक्ष में 51 वोट। आखिरकार इंडिया दैट इज भारत ही संविधान में बरकरार रहा और अब इसी तर्ज पर सरकार इंडिया की जगह पर भारत को प्रमोट कर रही है। No, India that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, यानी देश को अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहा जा सकता है। इसलिए अब सरकारी कार्यक्रमों में देश का नाम भारत इस्तेमाल हो रहा है। वहीं किताबों में इंडिया को भारत से रिप्लेस किया जा रहा है। आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप? विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। आपको इसे भी परहेज है, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें भारत से भी दिक्कत नहीं है, हमें इंडिया से भी दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया से दिक्कत क्यों हो गई है और वो सिर्फ इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुई है। देखिए, ये एक राजनीतिक निर्णय है।
क्योंकि इस देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो देशभक्त है एक साथ आकर एक इंडिया गठबंधन बनाया। तब से इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं ये लोग। भारत तो हमारा ही है, भारत देश है। असल में इंडिया शब्द का इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था उसके बाद ही होना शुरू हुआ था। जानकारों का मानना है कि भारत शब्द का प्रयोग विष्णु पुराण जैसे हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इसलिए अब अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए इंडिया की जगह भारत को प्रमोट किया जा रहा है। एनसीईआरटी के फैसले से पहले सरकार ने प्रगति मैदान की जगह नए भवन का नाम भारत मंडपम रखा। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम नमो भारत ट्रेन रखा। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उन्नत भारत अभियान जैसी योजनाओं के नाम से भारत शब्द जुड़ चुका है। हालांकि इंडिया नाम से अभी भी मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया। देखिए, इंडिया वर्सेस भारत की सियासी लड़ाई उस वक्त हो रही है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव में वोटर के दरबार में जाने से पहले नेता भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दतिया की मां पीताम्बरा पीठ पहुंची। बेटे दुष्यंत के साथ वसुंधरा ने यहां पूजा अर्चना की। सवाल यह है, क्या वसुंधरा के लिए साधना से सत्ता का रास्ता बनेगा? इक्कीस अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी लिस्ट में झालरापाटन से वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगाई और 23 अक्टूबर को वसुंधरा पहुंच गईं दतिया के पीताम्बरा पीठ। साथ में बेटे दुष्यंत थे। आस्था में सिर झुका था, आंखें बंद थी और मन में थी प्रार्थना। राजस्थान के रण में उतरने से पहले शक्ति की उपासना करने पहुंची थी वसुंधरा। वोटरों के आशीर्वाद से पहले वसुंधरा राजे मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लेने पहुंची। नवरात्र के आखिरी दिन वसुंधरा राजे ने मंदिर के हवन कुंड में आहुति दी। चुनावी रण में उतरने से पहले नेता आमतौर पर भगवान की शरण में जाते हैं। वसुंधरा का दतिया जाना भी इसी क्रम का हिस्सा था। मगर राजस्थान में बीजेपी जिस अंदाज में चुनाव लड़ रही है, उसके बाद तो वसुंधरा की दतिया में की गई शक्ति पूजा बहुत खास हो जाती है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। राजस्थान बीजेपी की वो कद्दावर नेता हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी वसुंधरा को वो तवज्जो नहीं दे रही जितनी उनके समर्थकों को उम्मीद थी। पहले बीजेपी ने साफ कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव किसी नेता के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। कई वसुंधरा समर्थकों का टिकट काट दिया गया। इतना ही नहीं, वसुंधरा के नाम का ऐलान भी दूसरी लिस्ट में किया गया। यानी 2023 के सियासी समर में बहुत कुछ ऐसा है जो वसुंधरा के अनुकूल नहीं है। तो क्या इसीलिए वसुंधरा देवी की आराधना करने पहुंची थी? मान्यता है कि मां पीताम्बरा राज सत्ता की देवी हैं और उनके भक्त इसी रूप में उनकी आराधना भी करते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त मां पीताम्बरा के दरबार में आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो क्या शक्ति की आराधना से राजस्थान में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की वसुंधरा की मनोकामना पूर्ण होगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बेशक वसुंधरा को टिकट मिल गया है, लेकिन राजस्थान बीजेपी की चुनाव प्रबंधन कमेटी में वसुंधरा नहीं है। राजस्थान के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी में भी वसुंधरा का नाम नहीं है। 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की रैली में वसुंधरा का भाषण नहीं हुआ। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी ने राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ और देवी सिंह पटेल जैसे 7 सांसदों को टिकट दिया है और दिया कुमारी को जैसी तवज्जो मिल रही है उससे वसुंधरा समर्थक परेशान हैं। ऐसे हालात में वसुंधरा मां पीताम्बरा का आशीष लेने दतिया पहुंची थी। मां का आशीर्वाद लेने के बाद वसुंधरा धौलपुर में है और जल्द ही चुनाव प्रचार में उतरने वाली हैं।